सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ योजना के अंतर्गत हमारे जो अध्यापन बिंदु है, पहला रूसी क्रांति, दूसरा उद्योग और मजदूर, तीसरा 1905 की घटनाएं, चौथा युद्ध और सन 1917 की क्रांतियां, पांचवा जार का गद्दी छोड़ना, छठवां लेनिन और अक्टूबर क्रांति, सातवां स्टालिन का कार्यकाल व शासन, आठवां औद्योगिकरण, नौवां कृषि का सामूहिकरण, 10वां भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार, 11वां अमेरिका के संकट ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, 12वां लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। दो विश्व युद्ध के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता गया, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी जिसने पूरे राजघरानों और तानाशाही राज व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूसी क्रांति से हुई, जब वहां के सम्राट जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानों को धराशायी कर गई। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां के साम्यवादियों की सरकार बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी, मगर वहां की लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। जर्मन में वाइमर संविधान, वाइमर नामक एक जगह है जहां पर संविधान की रूपरेखा बनी थी, इसलिए इसे वाइमर संविधान कहा गया है। वो लागू किया गया है जर्मनी में, जिसके तहत हर वयस्क महिला व पुरुष, अमीर और गरीब सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था, वर्साई की संधि की जो शर्तें थी उसको पूरा करना था। वहीं पर दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा जो उफन कर सामने आ रहा था। तुर्की में पुराने ऑटोमान सुल्तानों, जो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा मानते थे, तो पुराने ऑटोमान सुल्तानों के राज्य की जगह मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ और औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस्लामी धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून लागू किया गया और धार्मिक मदरसों की जगह में सभी बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल की व्यवस्था की गई। इस प्रकार तुर्की एक इस्लामी साम्राज्य न रहा और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने लगा। सन 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। जर्मनी में इस आर्थिक मंदी और वर्साई की संधि के तहत जो हानि हो रही थी, उसके कारण आर्थिक संकट गहरा गया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। इसका फायदा उठाकर हिटलर और उसकी जो नाजी पार्टी थी वो सत्ता में आ गई। नाजी का पार्टी का जो हिटलर था वो काफी पावरफुल था। उसने अपने विभिन्न नेतृत्व के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण नाजी पार्टी संगठित कर लिया और वो सत्ता में आ गई। और तेजी से विपक्षी दल, अपनी पावरफुल क्षमता के कारण उसने तेजी से विपक्षी दल थे, मजदूर संगठन थे, उसका क्रूरता के साथ दमन किया। और साथ ही वो यहूदियों से बहुत चिढ़ता था। यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। धीरे धीरे हिटलर जो है वर्साई की संधियों का उल्लंघन करने लग गया और युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह की राज्य की अवधारणा विकसित हुई, जिसे वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और राज्य लोक कल्याणकारी राज्य को
अपनी प्रमुखता के साथ जिम्मेदारी मानी। इसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई, राज्य में स्वतंत्र संचार माध्यम की व्यवस्था की गई, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाया गया और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, निराश्रित, बीमार लोगों को व वृद्धों की देखभाल आदि ये सारे कार्य थे। इन सारे कार्यों की जिम्मेदारी राज्य में ले लिया गया। इस तरह के राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे जो देश थे वो आर्थिक मंदी से उभर पाए। अब हम देखेंगे रूसी क्रांति। तो युद्ध के पूर्व में रूसी क्रांति के तहत हम देखते हैं कि युद्ध के पूर्व में रूस, इसकी क्या स्थिति थी। तो सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म और जातीयता के लोग अलग अलग भागों में रहते थे जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। इस साम्राज्य में सत्ता जो है वो अभिजात्य वर्ग के लोग और जो भूस्वामी लोग थे उनके हाथों में थी, जिनका नेतृत्व वहां के निरंकुश शासक जो था जार, और उस जार का नाम था निकोलस द्वितीय। तो निरंकुश शासक जार निकोलस के हाथ में था, यानी जार निकोलस जो था वो वहां का सम्राट था, है ना। तो वह रोमानोव वंश से संबंधित था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी ही थे। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास सर्फ के रूप में रखा गया था। किसान जमीन से बंधे हुए थे, वे बिना भूस्वामियों के आज्ञा के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर भी वो नहीं जा सकते थे। जब भूस्वामियों को अपनी जमीन किसी को बेचना होता था या देना होता था तब उस जमीन के साथ किसान लोगों को भी हस्तांतरित कर दिया जाता था। 1861 में जार की घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति मिली, मगर अब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। जार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ जमीन जो आमतौर पर घटिया किस्म थी किसानों को दी, मगर उसके पास किसानियों को उस भूमि के लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था। जब तक वे इस जो भूमि का जो राशि है उसको नहीं पटा देते तब तक उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति भी नहीं थी। सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान इस ऋण को चुकाते रहे। कुल मिलाकर 1861 के जो सुधार थे उसमें भूस्वामी ही लाभान्वित होते रहे और किसान कानून पूरी रूप से आजाद तो हुए मगर आर्थिक रूप से और बुरी हालातों में फंस गए। लेकिन रूस में किसी भी प्रकार के लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी के न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। अभिजात्य, भूस्वामी व जार ये सब मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचाता था। इस तरह आम किसानों की हालत सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती गई। आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने के लिए चले गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हुए। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों व सैनिकों के बीच में एक गहरा संबंध बन गया। अब हम देखेंगे उद्योग और मजदूर। उस समय उद्योगों में और मजदूरों की कैसी कंडीशन थी। तो 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायतें भी दी। इस कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहां एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजी वर्ग का विकास नहीं हो पाया। लेकिन औद्योगिकरण के बढ़ते बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। वहां बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने के लगे जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर अपनी दयनीय हालातों पर काम करना पड़ता था। रूस में जो कारखाने बने वे बहुत ही बड़े थे जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मजदूरों में आपस में संगठन बनाने और अपनी मांगों के लिए एक साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों से थे
और इस कारण गांव की समस्या से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। अब हम देखेंगे सन 1905 की घटनाएं। तो जार शासित जो रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार भी नहीं थे, क्योंकि राज्य का विरोध खुलकर नहीं हो सकता था। जगह जगह गुप्त संगठन बने जो गुप्त रोगों से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे। समय समय पर यह आतंकी हमलों का रूप लेता था। गुप्त संगठनों में रूस की समाजवादी व साम्यवादी पार्टी, किसानों की क्रांतिकारी पार्टी और उदारवादियों की पार्टियां प्रमुख थी। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया, जापान से हार गया। इस कारण जार का जो दबदबा था वो कमजोर हुआ। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पिट्सबर्ग शहर में शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने अपनी गुहार लगाने सुनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन पर गोलियां चलाई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। इनको देखते हुए जार ने कई राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे यहाँ पर डूमा कहा जाता है। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है डूमा किस देश की संसद का नाम है, तो आपको बताना है डूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि रूस में चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई। लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुंचे। जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। उसका अधिवेशन भी जार जो है अपनी सुविधा के अनुसार बुलाता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीके से आंदोलन को दबाया गया, जिसके चलते 10,000 से भी अधिक लोग जो है वो मारे गए और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। यह घोर ठंडी जगह साइबेरिया में काला पानी की सजा दी गई। अब हम देखेंगे युद्ध और सन 1917 की क्रांतियां। तो दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शांति बनी रही, मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग जो है जार का समर्थन करने लगे। लेकिन 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी। 23 फरवरी 1917 को रूस में प्रचलित कैलेंडर के अनुसार, आधुनिक कैलेंडर और पुराना जो रूस का कैलेंडर था उसमें 13 दिन का अंतर था। तो 23 फरवरी 1917 वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी थी। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेट्रोग्राड की राजधानी पिट्सबर्ग, उसका नया नाम था पेट्रोग्राड की, तो पिट्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राड था। तो वहां पर जो महिलाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो महिलाएं थी वो महिला मजदूरों ने शांति और रोटी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला था। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों व सैनिकों के जुलूस निकलने लगे। वह सैनिकों व पुलिस के ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से मना कर दिया। महिलाओं ने जो जुलूस निकाला, उसके जुलूस के परिणाम स्वरूप वहां के जितने मजदूर थे उन लोगों ने भी जुलूस निकाला। सैनिकों ने और जो पुलिस थे उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। हर कारखानों में मजदूरों की सभाएं हुई, जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया। इन सभाओं को सोवियत पंचायत जैसा एक रूसी शब्द है सोवियत, है ना, तो इन सभाओं को सोवियत कहा जाता है। कारखानों में सोवियतों ने कारखानों का संचालन किया, मालिकों से अपने हाथ में ले लिए। जितने जो कारखाने का संचालन था मालिकों से उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। वे खुद निर्णय लेने लगे और उनका क्रियान्वयन करते थे। उनके प्रतिनिधियों से अपेक्षा थी कि वे सोवियत सदस्यों के विचारों के अनुरूप शहर और सोवियत के कारखानों में काम करें, अन्यथा उन्हें बदलकर किसी और को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। इस तरह पेट्रोग्राड शहर का सोवियत बना।
इस तरह सैनिकों ने अपनी अपनी जो पंचायत थी, अपनी अपनी टुकड़ी थी, उसको सोवियत बनाए और अपने अफसरों को कैद कर लिया। उन्हें सैनिकों के कहे अनुसार चलने पर मजबूर किया गया। गांव में किसान भी किसानों के सोवियत बनाने लगे और भूस्वामियों के महलों तथा दुकानों को लूटने लगे। इस प्रकार चंद दिनों में जारशाही सत्ता जो है वो समाप्त हो गई और हर जगह लोग खुद की मर्जी से चलने लगे। देखते देखते पूरे देश में 2-4 दिनों में ही पुराने शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब हम देखेंगे जार का गद्दी छोड़ना। अभी जैसे हमने देखे कि जो पेट्रागार्ड था वो पिट्सबर्ग का नया नाम था और सोवियत जो था वो पंचायत की तरह एक कार्यप्रणाली का स्थल था जिसको यहाँ पर सोवियत कहा जाता था। तो पेट्रागार्ड सोवियत और वहां के जनमानस के आक्रोश को देखते हुए जो रूस की संसद थी डूमा, है ना, तो रूस की संसद डूमा ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी को छोड़ दे और डूमा को एक नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी जाए। जार की सेना में भी विद्रोह फैल गया, जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 को अपनी गद्दी त्याग दी। डूमा के मध्यम वर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जिसे अस्थायी सरकार कहा गया। यह अस्थायी इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का गठित हो जिसके अनुसार स्थायी सरकार बने। लेकिन यह अस्थायी सरकार सोवियत पर पूरी तरह से निर्भर थी क्योंकि सोवियत ही वास्तव में हर क्षेत्र में नियंत्रण कर रहे थे। उन दिनों पेट्रोगार्ड सोवियत का ही नेतृत्व कर 3-4 समाजवादी दलों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह मानते थे कि इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है जिसे देश में लोकतंत्र, भूमि सुधार और शांति लाना है। वे मानते थे कि सोवियतों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने या पुराने शासकों की वापसी को रोकना है। अब हम देखेंगे लेनिन और अक्टूबर क्रांति। तो उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो गया कि अस्थायी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती थी और वह जमीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं है। न ही वह कालाबाजारी रोक पाई और न ही सबको रोटी उपलब्ध करा पाई। विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान का गठन भी नहीं कर रही थी। इस बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में नेतृत्व कमजोर होने के कारण वह लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को उनकी जमीन दिला पाएगा। इसलिए सोवियत, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता हथिया लेना चाहिए। इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरू में मजदूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार की कमजोरियां उजागर हुई तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तो वे बोल्शेविकों के विचारों को अपनाने लगे। रूस के किसान और सैनिक आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सचेत थे। इस कारण उनके बीच एक साझा समझ बनना और उनके विचारों के लिए लड़ना स्वाभाविक हो गया था। अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोगार्ड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे देश में सोवियतों की सभा में लेनिन ने कई सारी जो घोषणाएं हुए वो किए, जिनमें जो महत्वपूर्ण घोषणा थी लेनिन के द्वारा की गई, लेनिन की सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो शांति संबंधी ऐलान था, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई थी। और जो दूसरा घोषणा था वो जमीन से संबंधित था, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन वितरण का निर्णय था। हर गांव के किसानों को की समितियों को वहां के जो भूस्वामी थे उनको जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया।
दूसरी ओर कारखाने में मजदूरों की समितियों को कारखानों का संचालन में भागीदारी बनाया गया। चंद ही दिनों में हर जगह पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकरशाह और पुलिस की जगह सोवियतों ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले। इसके साथ ही रूस ने ऐलान भी किया कि जारशाही के तहत जो भी राष्ट्र रूसी साम्राज्य के द्वारा दबाए गए थे, गुलाम बनाए गए थे, अब वो स्वतंत्र होंगे और अपनी मर्जी से तय करेंगे कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब रूस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो राष्ट्र है, जो उसके गुलाम राष्ट्र है, वो अपनी मर्जी से अगर रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र चाहते हैं, तो जो स्वतंत्र हुए वो राष्ट्र थे फिनलैंड, लटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन आदि। तो जहां तक विश्व युद्ध को समाप्त करने की बात थी, रूस की अपील के बावजूद कोई भी देश जो है शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता किया और युद्ध को समाप्त किया। लेकिन इस संधि के द्वारा रूस को बहुत अधिक जमीन जर्मनी को देनी पड़ी। सन 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ दिया और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबराई हुई थी, लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के लिए साथ हो गए, रूस के साथ हो गए और रूस के साथ मिलकर के जो पुराने साम्राज्य थे उन्होंने एक संगठन बना लिया, एक संघ बना लिया जिसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी देशों का संघ। इस प्रकार से यूएसएसआर की स्थापना हुई। अब हम देखेंगे स्टालिन के जो कार्यकाल थे उसके बारे में। तो स्टालिन जो है 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाली और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बन गया। नेतृत्व संभालते ही उन्होंने अपनी नीतियों, उनकी जो नीतियां थी, उनकी नीतियों का जो विरोध करने वाले थे उन सारे लोगों को मार डाला, उन्होंने उन नेताओं को मार डाला। स्टालिन 1973 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बना रहा। अब हम देखेंगे औद्योगिकरण। तो रूस की क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों और खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और वहां पर निजी संपत्ति थी उसको खत्म कर दी गई। अब उनका संचालन राज्य के द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई जिसमें औद्योगिकरण पर विशेष जोर था, लेकिन इसके साथ ही धन और तकनीकी विशेषज्ञों का वहां पर अभाव था। ऐसे में पहले विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी मदद से उद्योग निर्मित किए जाने लगे। जहां तक धन और पूंजी का सवाल है, वो रूस को अपने स्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिए जितनी भी बचत थी उनके पास, बचत पूंजी थी, वो सारी चीजों को उन्होंने उद्योगों में झोंक डाला। मजदूरों का वेतन कम रखा गया, किसानों पर कर लगाकर अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई। यह माना गया कि उद्योगों के विकास के बाद मजदूरों को और किसानों को अधिक फायदा होगा। 1928 के बाद रूस में औद्योगिकरण तेज हुआ और जो बड़े बड़े उद्योग थे, भारी उद्योग थे, जैसे हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग, बिजली उद्योग, मशीन उत्पादन आदि पर विशेष जोर दिया गया। 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश बन गया। अब हम देखेंगे कि कृषि का समूहीकरण। तो 1917 के बाद
भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश जो कृषक थे मध्यम वर्ग दर्जे के थे, वो किसान बन गए, किसान के मालिक बन गए। कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक ढंग से चल रही थी, उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं, ताकि बड़े पैमाने पर खेती की जा सके। खेतों में मशीनों व आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता था। अधिकांश छोटे व मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज्यादातर जो बड़े किसान थे और जो कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों पर जोर जबरदस्ती की गई और वे लाखों की संख्या में गिरफ्तार किए गए। उनको काला पानी भेज दिया गया या फिर मार डाला गया। इस जोर जबरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही। फलस्वरूप 1932 से 34 के बीच में रूस में भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग भूखमरी के कारण मरे। लेकिन 1936 तक कृषि समूहीकरण पूरा हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगिकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। अब हम देखेंगे कि रूस की क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर काफी विवाद हो रहा था और उसके विरोधाभासों पर कई इतिहासकारों ने ध्यान आकृष्ट किया। एक और पहली बार इतिहास में अभिजात्य, भूस्वामियों, पूंजीपतियों, व्यापारियों व शाही दरबारियों के बिना गरीब मजदूरों व किसानों ने एक नए समाज की रचना की। इस समाज में सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि जरूरी जो सुविधाएं थी वो समान रूप से बनी और समान लोगों को उपलब्ध हो पाई। बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई और सबको काम मिला। 1929 से 1932 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई, उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुए, निरक्षरता में भारी कमी आई और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम के द्वारा उत्पादन कार्य पर भी जोर दिया गया। रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे लगातार इसी प्रयास में रहे कि यूरोप का जो देश है रूस है वो सफल न हो पाए और रूस के विकास की तरह तरह की वो बाधाएं डालना शुरू कर दिए। इसके बावजूद सोवियत रूस अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में सामने उभर कर आया। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था सोवियत रूस में बनी, उसमें बहुदलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी दल को ही मान्यता प्राप्त थी। इस कारण लोगों के सामने राजनीतिक विकल्प मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वहां शासन की आलोचना करने तथा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करने पर भारी रोक लगी थी और अक्सर शासन की नीतियों का विरोध करने वाले, चाहे वे साम्यवादी दल के हो या अन्य किसी भी दल के हो, जो भी शासन का विरोध करते थे उनको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता था या मार डाला जाता था। इस तरह जहां एक और गरीबों को राजनीति में भाग लेने का मौका मिला, वहीं पर उनके पास विकल्प न होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया। सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। दूर दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों को इससे प्रेरणा मिली और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बना और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ। इनके आंदोलन के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों को जमीन पर अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएं बनी। अब हम देखेंगे भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। तो रूस ने पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकार किया। वहां बहुदलीय चुनाव
और वैयक्तिक लोकतंत्र अधिकारों को भी नहीं माना गया। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और वैयक्तिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिक जोर था। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और वह यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका से जस्ट अपोजिट रूस ने कल्याणकारी कार्य पर ध्यान दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। तो हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार था। इस विचार को बहुत धक्का लगा सन 1929 की भीषण आर्थिक मंदी से और अपने आप को अमेरिका बदलने पर विवश हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई थी कि सभी देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी। लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई, जो 1933 तक यानी 4 वर्षों तक लगभग ये आर्थिक मंदी बनी रही। हालांकि इसके बाद फिर से विकास का दौर शुरू हुआ, लेकिन 1939 तक मंदी का असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बना रहा। अब हम देखेंगे आर्थिक मंदी यानी क्या। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता, उसमें लगातार तेजी और मंदी के दौर एक के बाद एक आते रहते हैं। तेजी के समय पूंजी का निवेश होता है, उत्पादन बढ़ता है, मजदूरों को काम मिलता है, वेतन में भी वृद्धि होती है। इस कारण वे अधिक चीजें खरीद पाते हैं और चीजों की मांग और कीमतें बढ़ती है। इस कारण और अधिक पूंजी निवेश होता है। इस कारण तेजी का चक्र चलते रहता है। इस खुशनुमा दौर के अंत में अक्सर चीजों का अधिक उत्पादन हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण वे बिक नहीं पाती और माल की कीमत कम होने लगती है, वस्तुओं की कीमत कम होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों को विश्वास जो है वो डगमगा जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे मजदूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं और वे कम सामान खरीद पाते हैं पैसा नहीं होने के कारण। इसके चलते मंदी और गहरा जाती है। आमतौर पर आर्थिक मंदी का असर कम समय के लिए रहता है और फिर से तेजी की आशा रहती है, लेकिन 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को उसने हिलाकर रख दिया। सन 1925 से ही अमेरिका में आर्थिक मंदी के आसार उभरने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही, अमेरिका के किसान ने उत्पादन खूब बढ़ाया, जिसके लिए वे बैंकों से बहुत अधिक मात्रा में उधार भी लेकर के रखे थे उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में कृषि फिर से स्थापित हुई और उसने अमेरिका से अनाज खरीदना कम कर दिया, जिसके कारण अमेरिका में कृषि उपज की कीमतें घटने लगी और किसान जो है परेशान होने लगे। वे बैंकों की किस्त नहीं चुका पाए। भीषण आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय देखते हैं 29 अक्टूबर 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट से हुई। शेयर बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर जो है खरीदे बेचे जाते थे। अगर कंपनी को मुनाफा कमा रही हो तो अधिक लोग उसमें हिस्से खरीदेंगे, शेयर में उस शेयर का दाम बढ़ जाएगा। अगर किसी कंपनी को घाटा हो रहा है तो जिसके पास उसके शेयर हिस्से बचे हैं वो उसको बेचने लगेंगे और खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। ऐसे में उस कंपनी के शेयर की कीमत कम होने लगेगी। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के निवेशकों ने ये पाया कि उनकी कंपनी का मुनाफा नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं कमा पा रही है उनकी कंपनियां और सभी जो है घाटे में चल रहा है। अचानक 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्सों की कीमत तेजी से घटती गई। जिसके पास शेयर थे वे बेचने के लिए आतुर होते गए, मगर खरीदने के लिए उनके पास कोई खरीदार नहीं थे। बैंकों ने जो उधार दे रखे थे वो वापस नहीं दे रहे थे और बैंकों के पास नगद राशि की कमी पड़ गई। उनके पास नगद राशि लोगों को देने के लिए नहीं थे। ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों में अपने पैसे रखे थे वे अपना पैसा निकालने लगे, मगर बैंकों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। बैंकों का दिवालिया निकल गया और जिन्होंने अपने पैसे बैंक में डालकर रखे थे उनकी पूंजी बैंक से गायब हो गई। इसका कारण यह है कि अमेरिका में 1925 से 1929 तक जो तेजी हुई थी
उस दौर में किसानों के उपज की कीमत या मजदूरों के वेतन नहीं बढ़ा, पर पूंजीपतियों का मुनाफा अत्यधिक बढ़ गया। इस कारण जन सामान्य की खरीदने की क्षमता कम हो गई और उत्पादन बढ़ता गया। तो नतीजा यह हुआ कि माल की जो मांग है वो कम होती गई और माल गोदामों में बंद रहे। माल न बिकने के कारण कीमतों में लगातार 32% की गिरावट आई। इसको देखते हुए उद्योगपति उत्पादन कम करने लगे, जिस कारण मजदूरों की छटनी होने लगी। लगभग 27% मजदूर बेरोजगार हो गए। कारखानों में कच्चे माल की मांग कम होने और मजदूरों की बेरोजगारी के कारण कृषि उपज की मांग और कीमतें गिरने लगी। किसानों को लागत से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और वे बर्बाद हो गए। साथ ही जो कंपनियां भी थी जो उन पर निर्भर थी, औद्योगिक और कृषि संकट के चलते उनकी राष्ट्रीय आय कम हो गई। अब हम देखेंगे अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर निर्भर था। अमेरिका अपने आर्थिक संकट के कारण जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अपने कृषि उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया, विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश में बंधे हुए थे। 1929 से 33 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60% कम हो गया। दुनिया भर के किसान जो व्यापारिक फसल उगाते थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं रहे। अमेरिका और अन्य देशों के किसान अपनी जमीन बेचकर शहरों की तरफ कूच कर गए, लेकिन शहरों पर उनको कोई काम नहीं मिला। शहरों में कोई काम नहीं था। ब्रिटेन में 23% लोग बेरोजगार थे, जबकि जर्मनी में 44% लोगों के पास काम ही नहीं था। भीषण आर्थिक मंदी का प्रभाव सोवियत संघ पर सबसे कम पड़ा। वहां उसी समय पंचवर्षीय योजना के तहत तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर था। इस कारण विश्व बाजार की मंदी का उस पर प्रभाव नहीं था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केंद्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई दूरगामी असर नहीं था। अब हम देखेंगे लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। 1929 के आर्थिक मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। बहुत तेजी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हो गया। भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण जो सरकारें थी और जो अर्थशास्त्री लोग थे, उन्होंने पुराने सिद्धांतों के जगह पर नए सिद्धांत विकसित किए। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी सरकार यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। जॉन कीन्स नामक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उनका कहना था कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और मांग फिर से मजबूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना।
उसने न्यू डील की घोषणा की। इस घोषणा के तहत आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण के कार्यों के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया, जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी सबसे पहले सामने आई। इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी जो सेवानिवृत्त लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनके लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। असल में मंदी के दौर से भी पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में पहले कदम उठाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजना भी बनाई। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें सभी राज्य सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे रोटी, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखे। राज्य ने योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाने का भार भी अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार राज्य ने पूंजीवादी बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। सरकारों के इन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन ऊंचे करों से प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया। वास्तव में भीषण आर्थिक मंदी 1939 में समाप्त हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, सभी देश की सरकारों ने युद्ध सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की। इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिला, साथ ही लाखों को सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार ये देश मंदी से उभर पाए। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चों को धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी बच्चों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।